गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है अप्रैल 19 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। और आज थोड़ा सा डीएनए डिले हो गया है, लेकिन वो डीएनए डिले जो हुआ ना वो वर्थ है, क्योंकि आज के जो टॉपिक है ना बड़े जबरदस्त हैं। जैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, बहुत अच्छा है। एग्रो फॉरेस्ट्री वाला टॉपिक 2-3 दिन पहले पेपर में आया था, इसको रोज मैं देख रहा था और आज इसका नंबर आया है फाइनली। तो इसको हम लोग जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 3, खासकर जीएस पेपर 1 के परस्पेक्टिव से पढ़ेंगे। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट होते हैं, कितने टाइप की होती है, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, और हमारे जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री उनकी कैसे हेल्प कर सकता है। मेंस में बिल्कुल बना बनाया टॉपिक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। उसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ है इंडोनेशिया के अंदर। गोल्ड और डॉलर का क्या रिलेशन होता है, या फिर ये मान के चलिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस कम या ज़्यादा हो सकता है। ये भी डिसेंट आर्टिकल है इकोनॉमी वाले परस्पेक्टिव से। उसके अलावा एक बड़ा अच्छा सा एडिटोरियल दिया हुआ है विजिलेंट जस्टिस करके। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। नया कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत बार आपने सुना होगा कि जो काओ विजिलेंटीज होते हैं, राइट, वो मॉब लिंचिंग रहती है। उस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल है पॉलिटी वाले सेक्शन से, और जीएस पेपर 4 दोनों ही परस्पेक्टिव से आप इसको कर सकते हैं। चलिए जी, तो सीधा बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। हाउ कैन स्मॉल स्केल फार्मर्स बेनिफिट फ्रॉम ट्रीज ऑन द फार्म्स। देखिए, ये आर्टिकल ना कई दिन से घूम रहा था बेसिकली ये, और फाइनली आज इसका नंबर आ गया है। तो इसको आज हम लोग करने वाले हैं। हाउ कैन स्मॉल स्केल फार्मर्स बेनिफिट फ्रॉम द ट्री ऑन द फार्म्स। तो पहले तो ये ना एक्चुअली टॉपिक ना एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में। पहले मैं एग्रो फॉरेस्ट्री की थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। देखिए, नाम से ही मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, एग्रो फॉरेस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री। यस। तो फॉरेस्ट्री में तो आप ट्री लगाते हो, बड़े ट्रीज लगाते हो, और एग्रीकल्चर में आप जो वीट लगाओगे, आपका पैडी कल्टीवेशन करोगे या सब्जियां लगाओगे, जो भी आपको करना है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो एग्रो फॉरेस्ट्री इज अ लो कॉस्ट इंटीग्रेटेड लैंड मैनेजमेंट वेयर ट्रीज आर कल्टीवेटेड विद द कैश क्रॉप ऑल्सो। ठीक है, आपने कोई कैश क्रॉप लगाया, कैश क्रॉप के साथ ना फूड क्रॉप भी लगा सकते हो, और उसने आपने ट्रीज के साथ उसको इंटीग्रेट कर दिया। दोनों का ही बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड ट्रीज अलोंग विद द एग्रीकल्चर यूज ऑफ ट्रीज। समझे इस बात को। जैसे मान लो आपने सब्जियां लगा दी, सब्जियों वाले खेत में ही आपने बीच में पॉपुलर का पेड़ लगा दिया। दोनों एक ही साथ ग्रो कर रहे हैं, दोनों अलग अलग न्यूट्रिशंस लेते हैं, दोनों का लाइफ साइकिल अलग अलग होता है, लेकिन एक ही खेत में हमको दोनों से बेनिफिट मिल गया। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है जब हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करते हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री इज एग्रीकल्चर एंड द फॉरेस्ट्री सिस्टम that try to balance the various needs such as to produce trees for timber and other commercial purpose। जो पेड़ आपने लगाए उसे आप एज ए लकड़ी के तौर पे यूज कर सकते हो, इवन आप उसको बेचने के लिए भी यूज कर सकते हो। यूजली जो पॉपुलर के पेड़ होते हैं वो लोग बेच देते हैं, जो प्लाईवुड वगैरह कंपनीज बनाती हैं, या जो पेपर मेकिंग जो कंपनीज होती हैं, वहाँ पे लोग उनको बेच देते हैं। तो बड़ा अच्छा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा टू प्रोड्यूस अ डाइवर्स एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिशियस फूड फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड द ग्लोबल डिमांड, to ensure the protection of the environment so that it continues to provide resources and the environmental services। राइट, देखिए जैसे मान लो आपने एक खेत में दो तरह की क्रॉप्स, एक क्रॉप लगा रखी है, आपने बीच बीच में जो है जगह जगह उसमें पेड़ भी लगा रखे हैं। अब मान लो कोई डिसीज आ गया, कोई डिसीज आ गया जिसकी वजह से आपकी क्रॉप जो थी वो डैमेज हो गई, लेकिन जो आपके ट्रीज हैं वो तो अभी भी बचे रह सकते हैं। आप ट्रीज से कम कुछ कमर्शियल बेनिफिट तो ले सकते हो। एक तो इससे बायोडाइवर्सिटी इंप्रूव हो रही है, और जो किसानों की जो जो बेसिकली जो डिजास्टर था, आप उसको भी मिटिगेट कर पा रहे हो। ये कुछ जरूरतें होती हैं इसकी। बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, जैसे इसका एनवायरमेंटल बेनिफिट, सोइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, सोइल इरोजन को कम करता है, न्यूट्रिएंट साइकिल को बेटर बनाता है, क्रॉप को यील्ड को बेटर बनाता है। क्योंकि देखिए, एक कोई भी क्रॉप होती है, मेजरली वो क्रॉप सोइल से न्यूट्रिएंट्स तो लेती है, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स वो सोइल के अंदर ऐड भी करती है। अब मान लो आपने एक खेत के अंदर हर साल आप एक ही तरह की क्रॉप्स लगाते हो,
तो वो क्रॉप उस सोयल से एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन को तो खत्म कर देगी, क्योंकि उसको वो कंज्यूम करती रहती है ना। फिर आपको उसमें एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा बाहर से केमिकल उसके अंदर आपको डालने पड़ेंगे। लेकिन अगर उसी खेत में आप अलग अलग क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, तो न्यूट्रिशन जो उसकी जो मेंटेनेंस है सोयल के अंदर वो प्रॉपर रहती है, क्योंकि दोनों पेड़ यहाँ पे अलग अलग न्यूट्रिशंस जो है वो यूज करते हैं, और अलग अलग न्यूट्रिशंस को ऐड भी करते हैं। तो इससे सबको बेनिफिट होता है, आपकी क्रॉप की यील्ड बेटर होती है। इंड्यूस्ड फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेट कंडीशंस, वाटर शेड प्रोटेक्शन, कार्बन सिंक। और सरकार आजकल इसीलिए एग्रो फॉरेस्ट्री पे फोकस भी कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ट्री कवर को बढ़ाना चाहती है आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया, और वो तभी बढ़ेगा जो लोग एग्रो फॉरेस्ट्री करेंगे। इकोनॉमिक बेनिफिट तो है ही ऑफ कोर्स। इंक्रीमेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ द आउटपुट ऑफ द फूड, फ्यूल वुड, फोडर, फर्टिलाइजर एंड द टिम्बर। फर्टिलाइजर आपको कम यूज करने पड़ेंगे, लकड़ी आपके पास हो गई, आप उसको मार्केट में जाके बेच सकते हो। और ये जो टोटल क्रॉप फेलियर होता है उसको भी रिड्यूस कर, जैसे भी आपको मैंने बताया डिसीज वाले केस में, अरे कम से कम एक ही क्रॉप डिस्ट्रॉय होगी ना। जैसे मोनोकल्चर में एक क्रॉप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन ये तो मोनोकल्चर नहीं है, ये तो बाई कल्चर है या ट्राई कल्चर है, मल्टी कल्चर है। आप अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करिए, कोई बात नहीं, डिसीज आ गया एक तो बचेगी, भागते चोर की लंगोटी ही सही कुछ तो मिलेगा जाते समय। सोशल बेनिफिट भी बहुत सारे हैं, आप सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की बात कर सकते हो, हायर इनकम्स की बात कर सकते हो, रूरल स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, लोगों का न्यूट्रिशन लेवल जो है वो बढ़ेगा, आपकी हेल्थ बेटर होगी। हम लोग आत्मनिर्भर भारत की कॉन्टेक्स्ट में इसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन बेटर होता है एग्रो फार्मिंग से, तो पोषण अभियान की आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, राइट। लेकिन एग्रो फॉरेस्ट्री के बेनिफिट जितने नजर आते हैं, उसके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी इसकी होती हैं। जैसे पोटेंशियल टू हैव अ कंपटीशन बिटवीन फॉरेस्ट कवर एंड द फूड क्रॉप्स, विच में लीड टू द लेस क्रॉप यील्ड एंड कैन इम्पैक्ट द फूड सिक्योरिटी। देखिए, ये बात माननी तो पड़ेगी, एक ही खेत में अगर आप क्रॉप के साथ साथ ट्रीज लगा रहे हो, तो वो ट्रीज कुछ तो स्पेस लेंगे, कुछ तो न्यूट्रिशन कंज्यूम करेंगे क्रॉप का भी, मान के तो चलें। तो कुछ केसेस में ये देखा गया है इनिशियल कुछ सालों में, जब हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं तो क्रॉप यील्ड कम हो जाता है, क्योंकि उस नए सिस्टम के हिसाब से सोयल को और प्लांट्स को एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है। तो फूड सिक्योरिटी का कंसर्न यहाँ पे ऐसा हो सकता है। पोटेंशियल ट्री में एक्ट एज अ शेल्टर फॉर मैनी पेस्ट विच आर हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स। अब आपने मान लो एक क्रॉप में जो है, आपने वीट लगाया या सब्जियां लगाई, मान लो आपने वेजिटेबल्स आप ग्रो कर रहे हो, और बीच बीच में आपने पॉपुलर का पेड़ भी लगा दिए। अब हो सकता है कुछ पेस्ट वो पॉपुलर वाला पेड़ अट्रैक्ट करेगा, उससे वो आपकी वेजिटेबल में भी जा सकते हैं। डेंजर तो है, तो जहां प्रोटेक्शन है वहां पे डेंजर भी है। रैपिड रीजनरेशन ऑफ द ट्री में डिस्प्लेस द फूड क्रॉप फ्रॉम द पर्टिकुलर फील्ड, लेबर इंटेंसिव प्रोसेस हो जाती है। अगर आपके पास मोनोकल्चर है, सिंगल क्रॉप है, तो मशीन लाओ, सबको मैनेज कर लो। यहाँ पे आपको लेबर लगानी पड़ेगी अलग अलग, क्योंकि दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लोअर क्रॉप yield कैन गिव rise टू द इनकम गैप बिटवीन स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर्स एंड द बिग फार्मर्स। बिग फार्मर्स, ये सब पहले से इनके बीच में इनकम गैप था। अगर आप स्मॉल फार्मर्स को भी एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए बोलोगे, तो स्मॉल फार्मर क्या करेगा? उसके पास तो पहले ही लैंड कम है, पहले ही प्रोडक्शन कम कर रहा था। अब हो सकता है जब वो एग्रो फॉरेस्ट्री पे शिफ्ट करे, तो कुछ सालों तक उसकी और इनकम कम हो जाएगी, वो गैप और ज्यादा बढ़ता रहेगा। और यही बात इस आर्टिकल के अंदर भी बताई गई है, लेकिन इस आर्टिकल में ज्यादातर इसके बेनिफिट बताए हैं टैक्स सेक्शन में जो आया हुआ था। जैसे कुछ आपको मैं बता देता हूँ। बेसिकली ये ना केरला का एग्जांपल इन्होंने बीच में लिया है, और बीच में कुछ तमिलनाडु का एग्जांपल भी लिया है। तो देखिए, इंडिया में जो मोनोकल्चर का कॉन्सेप्ट है ना, वो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हो गया। उससे पहले मोनोकल्चर का कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंडिया में था नहीं, मंडी सिस्टम ज़्यादा था नहीं, सब्सिडाइज टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ज़्यादातर होती थी। लोग जो भी ग्रो करते थे वो खुद ही कंज्यूम कर लेते थे, मार्केट के लिए कुछ ज़्यादा हमारे पास होता नहीं था। ग्रीन रेवोल्यूशन ने मोनोकल्चर को इंट्रोड्यूस किया, और ग्रीन रेवोल्यूशन के जितने नेगेटिव इम्पैक्ट हुए वो आपको अच्छे से पता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया एग्रो फॉरेस्ट्री का। जब साइक्लोन आया था, साइक्लोन गाजा, साइक्लोन गाजा से क्या हुआ, कोकोनट जो ट्रीज थे ना, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए, ठीक है। और आपकी सोयल जो है वो सलाइन हो गई। अब
समस्या ये थी कि जब कोकोनट ट्रीज बर्बाद हो गए तो किसानों की इनकम भी चली गई, किसान परेशान थे। तो किसानों ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके उन खेत के अंदर जैक फ्रूट लगा दिया और मैंगो लगा दिया। हालांकि इसको मैंगो को अपनी आउटपुट देने में 5-6 साल लग गए, लेकिन अब वो किसान अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली एग्रो फॉरेस्ट्री को एक प्रमोट करने का एक जरिया यहाँ से शुरू हुआ। और उसके बाद हम लोगों ने 2014 में नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी भी बनाई। और अब ये पॉलिसी बहुत सारे लेवल पे काम करती है। इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके भी इंडिया में एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करती है। जैसे अमेरिका की जो एजेंसी है यूएसएआईडी, वो और इंडिया की जो नेशनल एग्रो यहाँ की जो यूएसएआईडी लिखा हुआ है यहाँ पे, यूएस एजेंसी और इंडिया की कुछ एजेंसीज हैं। ठीक है। वो मिलके अभी इंडिया में एग्रो फॉरेस्ट्री के प्रोजेक्ट बहुत जगह पे चला रही हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है स्मॉल स्मॉल फार्मर्स की। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, देखिए, दिस पैटर्न इज अनसरप्राइजिंग सिंस द स्मॉल होल्डर्स फार्मर्स सेल्डम ग्रो ट्रीज बिकॉज ऑफ द देयर लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, लैक ऑफ इंसेंटिव एंड ऑल दैट। जैसे मैंने आपको बताया था लिमिटेशंस के बारे में, तो स्मॉल फार्मर्स ज्यादा इंटरेस्टेड है ही नहीं एग्रो फॉरेस्ट्री में। उनका ये कहना था, देखिए भाई, एक तो ये जो ट्री हम लोग लगाते हैं ना, 5-6-7 साल लग जाते हैं। तो इमीडिएट रिटर्न चाहिए होता है स्मॉल फार्मर्स को। तो जो बड़ा फार्मर होता है वो तो डिले कर सकता है, छोटा फार्मर तो नहीं कर सकता। एक तो इनका लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, इसीलिए वो ज़्यादा इंटरेस्टेड उसमें है ही नहीं। दूसरी बात, एग्रो फॉरेस्ट्री में आपको अलग से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, उनके पास पैसा नहीं है, और वीक मार्केट लिंकेज है। अब किसी पर्टिकुलर जगह पे ये सिस्टम सेटअप हो गया है कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप ग्रो होती है। वहाँ का जो मंडी सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उसके हिसाब से है। अगर आप वहाँ पे कुछ नया इंट्रोड्यूस करोगे तो लिंकेज ही नहीं है, मार्केट लिंकेज। आपने पॉपुलर का पेड़ तो लगा दिया अपने खेत में, लेकिन बेचने कहाँ जाओगे, मार्केट ही नहीं है आपके एरिया में पॉपुलर की, या कोई और ट्री आप लगा रहे हो। ये कुछ समस्याएं जो है वो किसानों को डेफिनेटली झेलनी पड़ती हैं। लेकिन कुछ, इन्होंने जैसे वाटर की प्रॉब्लम के बारे में बात किया, कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं हमारे यहाँ पे जो कि काफ़ी ज़्यादा पानी कंज्यूम करती हैं। उस केस में बेटर सिचुएशन के परस्पेक्टिव से हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। और सरकार अभी आंध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान वगैरह में कई जगह मिलके फॉरेस्ट कवर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, तो जंगल तो होता ही है, जंगल के अंदर तो आपको फॉरेस्ट कवर रखना ही है। जंगल के बाहर भी आप जितना पेड़ लगाओगे उतना ही ज़्यादा वो कार्बन को सिंक करेंगे, कार्बन को एब्जॉर्ब करेंगे। और हमारा जो टारगेट है पेरिस कन्वेंशन के अंदर, वो हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो सरकार ये कह रही है, इससे ना हम लोगों ने एक ही तीर से ना कई सारे निशाने साधने हैं। किसानों की इनकम बढ़ानी है, बिल्कुल जी। एनवायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, बिल्कुल। सोइल न्यूट्रिशन बढ़ेगा, बिल्कुल। पेरिस अग्रीमेंट का टारगेट कंप्लीट होगा, बिल्कुल। तो एक चीज़ से जो है कई सारे हम लोग यहाँ पे टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे तमिलनाडु में जो है कोकोनट, जो और मैंगो, ठीक है, दोनों को लोग एक साथ ग्रो कर रहे हैं अभी, बड़ा बेनिफिट उनको मिला। तो इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें हैं। हालांकि चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये हैं कि क्योंकि इनका जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है, इसलिए किसान ये कोशिश करते हैं कि ऐसे ट्री को ग्रो करें जिसका जेस्टेशन पीरियड कम हो। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया की अंदर जो नेटिव जो प्लांट्स हैं हमारे, उनका जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा है। तो अगर आपको चाहिए फास्ट ग्रोइंग ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए, तो आपको नॉन नेटिव ट्री लेना पड़ेगा, जैसे यूकलिप्टस। यूकलिप्टस बहुत जल्दी ग्रो करता है और सलाइन सोइल के अंदर भी हो जाता है। ठीक है, मतलब खराब सोइल के अंदर भी ग्रो कर जाता है, लेकिन ये नॉन नेटिव है। अब समस्या ये है यूकलिप्टस के साथ कि ये नॉन नेटिव होने की वजह से हमारी सोइल को फर्दर एसिडिक भी बनाता है। और किसान चाहते हैं कि ऐसे ट्री को जो बहुत जल्दी ग्रो करे। और यूकलिप्टस जो है वो नॉन नेटिव तो है ही, और उस साथ के साथ आपकी सोइल को भी एसिडिक भी बनाता है। तो ये कहना है गवर्नमेंट का कि एक तो हमें जो नेटिव स्पीसी है ना, उनको प्रमोट करना है, क्योंकि वो हमारे क्लाइमेट और सोइल के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा बेटर तरीके से रिटर्न दे सकते हैं। एक तो नेटिव स्पीसीज को खोजना है, किसानों को अग्री भी करना है, उनको आश्वासन देना है, इंसेंटिव्स देना है कि एग्रो फॉरेस्ट्री करने से आपको बेनिफिट होता है।
तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो है इन्होंने बताई हैं स्मॉल फार्मर्स के बारे में, कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं जो वो क्या क्या यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे भी पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो किसानों को आप जो है इंसेंटिवाइज कर सकते हो, सब्सिडी दे सकते हो, राइट। कुछ इनोवेटिव तरीका आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, उस तरह की चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। चलिए, इंडोनेशिया इवैक्यूएट्स थाउजेंड्स आफ्टर वोल्केनिक इरप्शन रेजिस सुनामी थ्रेट। तो इंडोनेशिया में एक और वोल्केनिक इरप्शन हुआ। पिछले हफ्ते भी वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। इससे थोड़े समय पहले इटली के अंदर जो है माउंट एतना, उसके अंदर वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। तो वोल्केनिक इरप्शन जो है लगातार कहीं ना कहीं तो होते ही रहते हैं। 2021 में यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था वोल्केनिक इरप्शन से। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने कि इस पर्टिकुलर साल में 5-6 वोल्केनिक इरप्शन कहाँ कहाँ हुए हैं। तो ये देखिए ज़रा, ये एक हमारा एक मैप है, और यहाँ पे जो रेड कलर के आपके ये ट्रायंगल से नज़र आ रहे हैं, ये सब वोल्केनिक पीक हैं, ठीक है। और जो ये ब्लू टाइप के जो नज़र आ रहे हैं, सब यहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन जोन है। और यहाँ पे नज़र आओगे ये जो पूरा खास एरिया है, या वो जो पूरा खास एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक आते हैं। इसे हम लोग कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, सरकम पैसिफिक बेल्ट इसको कहते हैं। ये वो बेल्ट होती है जहाँ पे दो प्लेट्स आपस में कन्वर्ज कर रही हैं, ठीक है। एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है, जैसे यहाँ पे ये वाली जो ओशनिक प्लेट है, वो इधर से एक ओशनिक प्लेट है, अपनी यहाँ से दूसरी ओशनिक प्लेट है। जब दो ओशनिक प्लेट आपस में कन्वर्ज करती हैं, तो जो हैवी होती है, हैवी जो है नीचे सबसाइड करती है। और जब वो नीचे सबसाइड करती है तो मेल्ट होती है। जब मेल्ट होती है तो उसका जो मैग्मा जनरेट होता है, वो मैग्मा ऊपर की तरफ आता है, और यहाँ से एक आइलैंड की चेन आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से आइलैंड की एक चेन बन जाती है, ठीक है, जिसे हम लोग आर्किपिलागो कह सकते हैं, आर्क कह सकते हैं, ठीक है। आपको जो मर्जी, जैसे जापान है, जापान भी एक आर्किपिलागो टाइप का ही है, ठीक है। एक आर्क की शेप में जो है आइलैंड की पूरी चेन है वहाँ पे। तो इस तरह से आइलैंड भी बनते हैं। कल भी हम लोगों ने एग्जाम में पढ़ा था, जापान पढ़ा था डीएनए में, जापान के पास एक छोटा सा आइलैंड क्रिएट हुआ है, वो भी ऐसी तरह से वोल्केनिक इरप्शन से हुआ है। तो बस ये आपको थोड़ा सा ना याद रखना है कि इंडोनेशिया के अंदर अभी एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, ठीक है। कहाँ पे हुआ है उसका नाम याद रखना है, माउंट रोंग, ठीक है। इसका नाम है RUANG, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। माउंट रोंग उसका नाम है इंडोनेशिया में, तो आपसे थोड़ा सा इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। और इंडोनेशिया भी देखिए यहीं पे आता है, राइट। ये देखिए, ये रहा आपका इंडोनेशिया वाला पूरा जोन। और ये पूरे का पूरा इंडोनेशिया वाला जोन आपको ना एक बाउंड्री पे नजर आ रहा है, ठीक है, मार्जिन्स पे नजर आ रहा है। एक तरफ इसके यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, दूसरी तरफ इधर जो आपकी यूरेशियन प्लेट है, और दोनों ही प्लेट आपस में कन्वर्ज कर रही हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक भी आते हैं और वल्केनिक इरप्शंस भी होते हैं, ठीक है। ये प्लेट्स का नाम याद रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्ड। हालांकि इन्होंने यूएस डॉलर और गोल्ड के बीच में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं बताया, पर वो फिर भी ठीक ठाक है। लेकिन हाँ, इन जनरली आर्टिकल बहुत बढ़िया है। आप ये समझिए कि इंसान ने एक ऐसी करेंसी बनाई बहुत कुछ हजार साल पहले, जो आज तक रेलेवेंट है। दुनिया में बहुत सारी करेंसीज आई और गई, हर देश में, लेकिन वो आज तक टिकी नहीं। एकमात्र गोल्ड एक ऐसी करेंसी है, या प्रेशियस मेटल्स भी कह सकते हो, डायमंड भी कह सकते हो, बट डायमंड तो इस तरह से यूज होता नहीं है जिस तरह से गोल्ड यूज होता है। तो गोल्ड एक ऐसी करेंसी है जो पिछले कई हजार सालों से कॉन्टिन्यूस एज अ मनी रेलेवेंट तौर पे यूज की जा रही है। और इस करेंसी के ऊपर दुनिया को इतना भरोसा है, जब जब दुनिया में खराब समय आता है, मतलब खराब इकोनॉमी हो जाती है, इकोनॉमी रिसेशन आ जाते हैं, उस समय लोग गोल्ड के ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि ये वेल टेस्टेड है, और दुनिया इसको भरोसा करती है। भाई सीधी सी बात है, जिसकी मार्केट में डिमांड होगी, जिसकी दुनिया में डिमांड होगी, उसकी वैल्यू तो होगी ही। और गोल्ड के लिए डिमांड हमेशा रहती है। बाकी जितनी करेंसी हैं वो सब फिएट करेंसी हैं, वो क्रिएट की जा सकती हैं, जितना मर्जी क्रिएट कर लो, मशीन चलाओ क्रिएट कर लो। आप गोल्ड को ऐसे क्रिएट नहीं कर सकते। गोल्ड का अमाउंट अर्थ पे लिमिटेड है, और मोस्टली वर्ल्ड में जितना गोल्ड पाया जाता था वो ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हम लोग कर चुके हैं। अब अगर आप गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने जाओगे ना, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, गोल्ड कम मिलेगा। तो गोल्ड की क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड अनलिमिटेड है, इसीलिए गोल्ड का प्राइस आपको हमेशा बढ़ता हुआ नजर आता है। तो इस आर्टिकल के अंदर थोड़ा थोड़ा ये बताने की कोशिश की गई है। तो पिछले दिनों
गोल्ड का प्राइस जो है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। और गोल्ड का प्राइस और क्रूड ऑयल का प्राइस दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जब जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तब तब गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, तो दोनों के बीच में यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन है। वहीं यूएस डॉलर के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है, यानी कि जब यूएस डॉलर डिक्लाइन होता है तो गोल्ड ऊपर जाता है, और जब जब दुनिया में क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाता है तो गोल्ड का प्राइस भी ऊपर जाता है। ये अपने ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो वेन एवर द यूएस डॉलर डिक्लाइंड इन वैल्यू अगेंस्ट द करेंसीज ऑफ इट्स मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स, गोल्ड अप्रिशिएट्स इन द प्राइसेस। तो जब जब गोल्ड की वैल्यू डिक्लाइन होती है डॉलर की, गोल्ड की वैल्यू जो है वो अप्रिशिएट होती है। और अभी क्या हो रहा है? अभी बिकॉज इसराइल हमास वॉर, ईरान के साथ जो इश्यूज चल रहे हैं, रेड सी के अंदर जो सिक्योरिटी इश्यूज चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर, इतनी सारी डिस्टरबेंस होने की वजह से वर्ल्ड में क्रूड ऑयल के प्राइसेस की एक एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि वो बढ़ेंगे बहुत जल्दी। और जिसकी वजह से लोग कहाँ जा रहे हैं? वो गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ग्लोबल इन्फ्लेशन की वजह से लोग गोल्ड को सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मानते हैं, तो इसीलिए वो गोल्ड को खरीदना शुरू कर देते हैं। और ऑब्वियसली जो गोल्ड खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस भी बढ़ेगा। और वर्ल्ड में जो गोल्ड का प्राइस है वो यूएस डॉलर के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है। तो सीधी बात है, जब गोल्ड का प्राइस बढ़ेंगे और डॉलर डेप्रिसिएट होगा, तो जब डॉलर डेप्रिसिएट होगा तो गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि उसके प्राइस उसमें ही मेजर किए जाते हैं। यस। और ये सारा खेल तो डिमांड और सप्लाई का ही चलता है। गोल्ड की प्रोडक्शन जहां अभी आप ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्टली वर्ल्ड में जो गोल्ड माइंस हैं वो या तो इकोनॉमिकली वायबल ही नहीं है, या वहां से गोल्ड निकलना बंद हो गया है। और वर्ल्ड में जो अवेलेबल गोल्ड है वो अभी लगभग लगभग खत्म हो चुका है। ठीक है, इसीलिए गोल्ड को कई तरीके से स्टोर किया जाता है। इंडिविजुअल्स हैं जो हम हैं, हम भी गोल्ड परचेज करते हैं, बैंक्स भी करते हैं। ठीक है, उस तरीके से देखिए जरा, it is the institutional demand in the form of the central bank's demand for gold that drives its price up to the record levels each day। दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो सब गोल्ड को एज अ रिजर्व करेंसी के रूप में रखते हैं। खासकर यहाँ पे जो चाइना का बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, वो इतना ज्यादा गोल्ड परचेज कर रहा है, लगातार मार्केट से उठा रहा है। दुनिया भर में उसने इतनी ज्यादा डिमांड क्रिएट करती है गोल्ड की, तो प्राइस तो लाजमी सी बात है बढ़ेगा ही। यस, क्योंकि ये गोल्ड को एज अ सेफेस्ट रिजर्व एसेट के रूप में मानते हैं। दूसरी बात, जो आम आदमी होता है या जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो गोल्ड डेरिवेटिव्स के अंदर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वहां से भी गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। उसके अलावा इंडिया और चाइना में, खासकर इंडिया में गोल्ड की दीवानगी अलग ही लेवल पे है। तो यहाँ पे ऑर्नामेंटेशन के लिए, ज्वेलरी वगैरह के लिए, खासकर स्पेशल ओकेजन्स पे गोल्ड परचेज करते हैं। तो इंडिया में ये डिमांड आपको सीजनल भी नजर आती है। जब शादी ब्याह का सीजन होता है तो इंडिया में गोल्ड की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है दिवाली के आसपास। वैसे इतनी ज़्यादा डिमांड रहती नहीं है। तो ये इसको सारे कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइस जो है ऊपर नीचे हो जाता है। चलिए, हापुड़ वर्डिक्ट चैलेंजिंग विजिलांटिज्म। तो बेसिकली अभी ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ जगह पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया। ठीक है, क्यों दिया गया? बिकॉज उन लोगों ने एक मुस्लिम पर्सन को लिंच कर दिया था, ये कह के कि भैया तुम गाय का इलीगल तस्करी, स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग कर रहे हो, और उसको पीट पीट के मार दिया। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ लिंचिंग एंड द काउ विजिलेंटिज्म। अभी उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट वहां पे मिला है। अब ये विजिलेंट जस्टिस होता क्या है? विजिलेंट जस्टिस में बेसिकली होता क्या है ना, लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। कानून अकेला बंदा भी कर सकता है, ग्रुप भी कर सकता है। यूजली ग्रुप में आपको नजर आते हैं 10-20 लोग मिलके अपने आप ही ठेकेदार बन जाते हैं। उनका कहना है भैया क्योंकि कानून कुछ करता नहीं है, हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो लीगल सिस्टम से बाहर वो लोग जबरदस्ती जस्टिस को एनफोर्स करने लगते हैं। दैट इज विजिलांटिज्म। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, पार्क में अगर लड़का लड़की साथ बैठे हुए हैं
तो उनको जाके मारेंगे पीटेंगे, उनकी शादियां करवा देंगे, उनको टॉर्चर करेंगे। उनका ये कहना है कि भाई ये तो हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो विजिलेंटिज्म। ठीक है, खुद ही ठेकेदार बन गए। अगर वो कुछ काम गलत कर रहे हैं मान लो, तो वो कानून की जिम्मेदारी है ना वो चीज करना। आप काहे भैया वहां पे टांग अड़ा रहे हो? आपको किसने जिम्मेदारी दी? आप हो कौन पहले तो ये बताओ। तो दैट इज विजिलेंटिज्म। तो इट जनरली इन्वॉल्व्स एप्रीहेंडिंग, पनिशिंग, सीकिंग रेट्रीब्यूशन और इवन लिंचिंग टू डेथ। ठीक है, किसके अगेंस्ट में? जो उनको लगता है कि रॉन्ग डूअर्स होते हैं, विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है। विजिलेंटिज्म जनरली तब राइज करता है जब लोगों को लगता है कि जो फॉर्मल लीगल सिस्टम है वो इनइफेक्टिव है, करप्ट है, और वो उनको जस्टिस नहीं दिलवा सकता। तो वो जस्टिस अपने हाथ में ले लेते हैं। इंडिया में काउ विजिलेंटिज्म का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको नजर आता है। क्या कारण हो सकता है इस विजिलेंट जस्टिस का? बहुत सा बातें हम लोग कर भी चुके हैं। करप्शन, इनएफिशिएंसी ऑफ द लीगल सिस्टम, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अमीर आदमी अमीर लॉयर को हायर करके छूट जाता है, गरीब आदमी को लॉयर ढूंढने से भी नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी फीस वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो उससे क्या है ना, मन में एक थोड़ा सा खटास आ जाती है सिस्टम को लेके, भरोसा उठ जाता है उससे लॉ एनफोर्समेंट से। यस। सोशो एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, हमारे यहाँ पे कितनी वीक कम्युनिटीज हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज हैं, रिच और पुअर के बीच में कितना ज्यादा गैप है। उन सब चीजों से जो वो गुस्सा होता है इनजस्टिस को लेके, उसकी वजह से भी बहुत बार विजिलेंटिज्म आपको नजर आएगा। कल्चरल रिलीजियस फैक्टर तो है ही, राइट। जैसे हम यहाँ पे काउ विजिलेंटिज्म की बात कर सकते हैं, मॉब वायलेंस की बात करते हैं। पाकिस्तान में जैसे ब्लास्फेमी के नाम पे, क्लाउस स्लोटर के नाम पे इंडिया में इंटरकास्ट रिलेशनशिप जो होती है, ओनर किलिंग वगैरह वो सब। तो ये कल्चरल और रिलीजियस, ट्रेडिशनल, ऑर्थोडॉक्स जो वैल्यूज हैं बहुत बार, इसकी वजह से भी विजिलेंटिज्म आपको देखने को नजर आता है। उसके अलावा परसेप्शन ऑफ इम्प्यूनिटी, लोगों को लगता है भैया भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, अक्सर आपने सुना होगा। तो 50-100 लोग जाएंगे, किसी को मार के आ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा किसके खिलाफ आप केस लड़ोगे। इन सारी चीजों की वजह से भी अकेला आदमी तो जाने से पहले 10 बार सोचेगा ना, 100 आदमी में भीड़ में निकल जाएगा वो। तो ये परसेप्शन ऑफ इम्प्यूनिटी की वजह से भी विजिलेंटिज्म जाता है। लॉज प्रोटेक्टिंग काउज, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स के अंदर काउज को वैसे भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो एक लोगों के मन में ये बात जाती है कि तो इलीगल तो है ही, अगर आप किसी ऐसे बंदे को मार भी दोगे जो काऊ स्मगलिंग कर रहा था, तो सरकार क्या बोलेगी? अरे वो आदमी तो इलीगल काम कर रहा था, उसको मार दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। उससे भी एक मन में ये सेफ्टी की भावना चली जाती है कि उनको स्टेट प्रोटेक्ट कर लेगा, सरकार उनको प्रोटेक्ट कर लेगी, क्योंकि ये तो यहाँ पे इलीगल है, हम तो इलीगल एक्टिविटी के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। उसकी वजह से भी, क्योंकि फिर वो है ना समस्या। देखिए, आप इलीगल एक्टिविटी अगर कोई हो रही है आपके आसपास, आप उसको रिपोर्ट करिए, जो लीगल तरीका होता है। अगर आप उसको रोकना है एज अ गुड सिटीजन, आप उसको रोक सकते हैं। बट उस रोकने के चक्कर में आप वायलेंट तो मत बनिए, क्योंकि वायलेंस अगर कर रहे हो तो वो भी फिर इलीगल है। एक इलीगल चीज रोकने के लिए आप दूसरा इलीगल चीज नहीं कर सकते हो। इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि गाय की अगर बात करें तो गाय हमारे यहाँ पे सिर्फ एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है, उसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी बहुत बड़ा है। मिल्क, काउ डंग, फ्यूल, फर्टिलाइजर, है ना, इट्स अ सोर्स ऑफ वेल्थ ऑल्सो। तो कई बार लोगों के मन में ये आता है कि भाई जो गाय की तस्करी, ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, इससे हमारी वेल्थ, रिलीजियस फैक्टर तो है ही, साथ के साथ जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से भी जो है काउ विजिलेंटिज्म वगैरह हो रहा है। ठीक है। एंड ब्रेक डाउन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, तो भाई जैसे आप यहाँ पे म्यांमार का एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है। तो लोगों ने अपने हाथ में ही अब हथियार उठा लिए हैं उन्होंने, क्योंकि कानून पे भरोसा अब रहा नहीं उनको खास। तो क्या कर सकते हैं बेसिकली इस समस्या के सॉल्यूशन के लिए? स्ट्रॉन्ग लॉ एनफोर्समेंट करिए, सीधी सी बात तो ये है। ठीक है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इफेक्टिव बनाइए, फेयर बनाइए, इम्पार्शियल बनाइए, ताकि लोगों का ट्रस्ट उसके अंदर डेवलप हो। भारतीय न्याय संहिता के अंदर वैसे उन्होंने ठीक ठाक काम किया है, उसके अंदर सेक्शन 103 ऐड की है। पहले लिंचिंग वगैरह के केस में डेथ पेनल्टी नहीं हुआ करती थी, सिर्फ लाइन इम्प्रिजनमेंट होता था। अब उन्होंने इसके अंदर डेथ पेनल्टी को भी इंक्लूड कर दिया है, तो हो सकता है इसकी वजह से थोड़ा डेटरेंस वहाँ पे आ सकता है। पब्लिक एजुकेशन, भैया लोगों को अवेयर करिए कि ये सब चीज़ें गलत है, नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कहीं भी इस तरह का क्राइम हो रहा है तो पुलिस को जो है आप इन्फॉर्म करिए। स्कूल्स वगैरह के अंदर प्रोग्राम कर सकते हो, है ना, अनाउंसमेंट वगैरह सोशल मीडिया का थ्रू, वो सब आप चीज़ें डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम्स ऑल्सो, ठीक है, आप लोगों की हेल्प करिए, जो रूट कोज हैं उसको एड्रेस करिए, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन, तो ये चीज़ें अपने आप ही दूर हो जाएंगी।
तो ये इसके अंदर कुछ कुछ बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, चलो। तो आज के लिए तो इतना ही है, और इसमें कुछ खास और था नहीं। कुछ एडिशनल आर्टिकल है, पढ़ना चाहता आप इनको भी पढ़ सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।